चलिए अब में झगड़ा मत कर दिया जाए कोनो ना सर मारा तरह है ये तू करा तरह। चलिए कल कहाँ तक हुआ था? कल विवर्तन के प्रकार में थे, दो तरह का विवर्तन था आपका, फ्रेनेल का विवर्तन, फ्राउनहोफर का विवर्तन। चलिए एक नंबर वाला हेडिंग लेंगे, फ्रेनेल का विवर्तन। फ्रेनेल का विवर्तन। चलिए हेडिंग दीजिए, फ्रेनेल का विवर्तन, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसको परिभाषित करना होगा, इसके बारे में लिखेंगे। दो टाइप था, एक फ्राउनहोफर भी था। आपको समझाया गया था कि जब किसी अवरोधक से कोई प्रकाश का स्रोत और स्क्रीन, जिसको पर्दा कहा जाता है, एक निश्चित दूरी पर स्थित हो, तो प्रकाश के विवर्तन को हम क्या कहेंगे? फ्रेनेल का विवर्तन। लिखेंगे, परिभाषित करेंगे। जब किसी अवरोधक से प्रकाश का स्रोत, एवं पर्दा, जब किसी अवरोधक से प्रकाश का स्रोत एवं पर्दा एक सीमित दूरी पर स्थित हो तो प्राप्त विवर्तन को फ्रेनेल का विवर्तन कहा जाता है। प्राप्त विवर्तन को फ्रेनेल का विवर्तन कहा जाता है। अब इसके लिए एक डायग्राम में आएंगे, डायग्राम थोड़ा सा देखिए। अभी हम लोग लिखें कि जो स्रोत होना चाहिए किसी अवरोधक से एक निश्चित दूरी पर होना चाहिए। तो सबसे पहले एक डायग्राम में हम लोग अवरोधक का निर्माण करते हैं। मान लिए कि मेरे सामने कोई अवरोधक है और इसके सामने वाला क्या, प्रकाश का कोई स्रोत है, और यहाँ पर एक स्क्रीन लिया जाए जहां पर हम लोग प्रकाश को प्राप्त करने वाले हैं। यहाँ बीच में इसको हटा दिया जाए। चलिए अब आप देखेंगे कि प्रकाश जो है कुछ इस तरीके से एक निश्चित दूरी पर पैटर्न का निर्माण करता है। अब ये जो प्रकाश है ये सीधे भी जाएगा, यहां भी पहुंचा और इस स्थिति में। हमको ये बताइए कि यहां से यहां तक का जो क्षेत्र होगा दीप्त होगा कि अदीप्त होगा? दीप्त होगा, क्योंकि अगर ये अवरोधक है बालक, तो आप देख सकते हैं तरंग प्रकृति के कारण जैसे जैसे प्रकाश आगे जा रहा है ये फैल रहा है, इस तरीके से एक्सपेंड करेगा, फैलेगा। तो इस स्थिति में यहां से यहां तक का पोर्शन होगा ये दीप्त होगा, ब्राइट विजन,
इसको हम बोलेंगे सर यहां से यहां तक का जो क्षेत्र होगा इसको दीप्त क्षेत्र या ब्राइट रीजन कहा जाएगा, और जो फ्रिंज बनेगा ब्राइट डार्क का वो इस तरीके से नीचे और ऊपर बनेगा। थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं इसको भी ऊपर की ओर, और यहाँ पर जो पैटर्न होगा 1 2 3 ये ब्राइट है डार्क होगा, ब्राइट होगा डार्क होगा, यहाँ पर डार्क है ब्राइट है डार्क है। तो अब बताइए कि ज्यामितीय छाया नीचे बनेगा, इसके नीचे बनेगा और इसके ऊपर, लेकिन जहां तक प्रकाश जा रहा है आप देख सकते हैं कि यहां से यहां तक दीप्त क्षेत्र है जिसको ब्राइट रीजन कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो आप कहेंगे कि सर प्रकाश के तरंग प्रकृति के कारण, तरंग प्रकृति का गुण है कि जैसे जैसे ये आगे की ओर जाता है फैलना चालू करता है। तो अब इसमें इसका नाम क्या है, तो ये अवरोधक है। अवरोधक जो अवरोध उत्पन्न करता है प्रकाश के पथ में, और ये क्या है तो प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है बालक। और ये क्या है स्क्रीन है, पर्दा, ये आपका स्क्रीन है पर्दा है। तो बताइए कि असीमित दूरी पर है कि सीमित दूरी पर है, सीमित दूरी पर। असीमित मतलब होता है कि अनंत से आ रहा है, आप या तो इसको अनंत पे रख दीजिए या तो इसको रख दीजिए या तो दोनों को। तो जब इन दोनों में से कोई एक अनंत पर रहता तो विवर्तन का नाम क्या होता है फ्राउनहोफर। लेकिन दोनों एक सीमित दूरी पर है, निश्चित दूरी पर है, तो प्रकाश के इस विवर्तन को हम क्या कहेंगे फ्रेनेल का विवर्तन। डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाइएगा क्योंकि बहुत सारा डायग्राम है। हो गया बालक। इस तरीके का डायग्राम कल भी आया था, कल भी हम लोग बनाए थे कि प्रकाश किस तरीके से आगे की ओर फैलता है, और आपको ये भी समझाया गया था कि विवर्तन का अर्थ क्या होता है, तो किसी अवरोधक के किनारों से प्रकाश का जो मुड़ने का घटना होता है इसी को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैंडल वाला हमने लिया था डायग्राम। चलिए अब थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना होगा इस डायग्राम के नीचे।
इस डायग्राम के नीचे लैंग्वेज लिखेंगे, अतः विवर्तन का मुख्य कारण, अतः विवर्तन का मुख्य कारण, अतः विवर्तन का मुख्य कारण प्रकाश का, अतः विवर्तन का मुख्य कारण प्रकाश का तरंग प्रकृति होता है, अतः विवर्तन का मुख्य कारण प्रकाश का तरंग प्रकृति होता है, विवर्तन का मुख्य कारण प्रकाश का तरंग प्रकृति होता है। इसी में आगे लिखेंगे तरंग प्रकृति के कारण ही, इसी में आगे लिखना होगा तरंग प्रकृति के कारण ही प्रकाश, तरंग प्रकृति के कारण ही प्रकाश सभी दिशाओं में, तरंग प्रकृति के कारण ही प्रकाश सभी दिशाओं में फैलता है, प्रकाश सभी दिशाओं में फैलता है तथा, प्रकाश सभी दिशाओं में फैलता है तथा प्रकाश के विवर्तन को, तथा प्रकाश के विवर्तन को दर्शाता है, तथा प्रकाश के विवर्तन को दर्शाता है, प्रकाश के विवर्तन को दर्शाता है। हो गया बालक? चलिए, तो ये था हमारा फ्रेनेल का विवर्तन। अब आते हैं 2 नंबर में फ्राउनहोफर का विवर्तन। 2 नंबर में बालक, 2 नंबर में लिखेंगे फ्राउनहोफर का विवर्तन। तो ये विवर्तन किसके लिए होता है? तो प्रकाश के लिए। तो नाम में हम लोग क्या लिखे हैं? फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें पहले ही बताया गया है कि अवरोधक से या तो प्रकाश का स्रोत या तो पर्दा, या हो सकता है दोनों असीमित दूरी पर या अनंत दूरी पर स्थित हो। तो लिखेंगे, इसको परिभाषित करेंगे, जब प्रकाश का स्रोत तथा पर्दा, जब प्रकाश का स्रोत तथा पर्दा दोनों किसी अवरोधक से अनंत दूरी पर या असीमित दूरी पर स्थित हो तो प्राप्त विवर्तन को, असीमित दूरी पर स्थित हो तो प्राप्त विवर्तन को फ्राउनहोफर का विवर्तन, प्राप्त विवर्तन को फ्राउनहोफर का विवर्तन कहा जाता है। प्राप्त विवर्तन को फ्राउनहोफर का विवर्तन कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, यहां पर डायग्राम में आते हैं और डायग्राम में सबसे पहले एक अवरोधक लेंगे और एक स्क्रीन लेंगे। ध्यान देंगे, यहां पर एक अवरोधक हम ले लिए, ये अवरोधक हो गया, ये स्क्रीन हो गया। तो आपने बोला
कि सर असीमित दूरी पर है, तो दूरी को अगर ज्यादा असीमित कर दिया जाए तो कहाँ हो जाएगा, अनंत। तब बताइए कि अगर प्रकाश किरण अनंत से आएगा तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें समानांतर होती हैं। जब तक आप लेंस का प्रयोग नहीं कीजिएगा वो कहीं मिलेगा बालक, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्रीन पर प्रकाश को लाने के लिए सबसे पहले एक उत्तल लेंस का प्रयोग कर लेंगे। सवाल ये है कि सर उत्तल लेंस का प्रयोग क्यों किया जाएगा, तो इसका कारण है बालक कि सभी प्रकाश की किरणों को क्या करती हैं, ठीक है, इकट्ठा करती हैं, किसी एक बिंदु पर अभिसरित करती हैं। तो यहाँ पर अगर लिया जाए कि कोई प्रकाश किरण है तो आप देख सकते हैं कि प्रकाश किरण अगर समानांतर चले, यहां से आए, ठीक है, कुछ तरीके से यहां से आए, तो ये क्या करेगा, किसी एक बिंदु पर प्रकाश किरण को मोड़ देता है। अब समानांतर प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर इकट्ठा हो गई, ये कहां से आ रही हैं, तो अनंत से। कैसे मालूम चला, तो देखने ही में समानांतर लग रहा है। तो याद रखेंगे, समानांतर प्रकाश की किरणें जब किसी लेंस से होकर गुजरती हैं, उसमें भी कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, तो एक जगह पर ही मिल गया। अब आप जानते हैं कि अनंत दूरी पर है, असीमित दूरी पर है, ये कौन हो गया, अवरोधक हो गया, अवरोधक। और ये क्या है, आपका स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन है, इसको पर्दा कहा जाता है। बना लीजिए डायग्राम। अब अगर लेंस यूज नहीं करते तो क्या प्रकाश किरण एक बिंदु पर आपको प्राप्त होता, नहीं, क्योंकि ई जब भी मिलेगा तो अनंत में मिलेगा, तो आपको कोई सामने पैटर्न जैसा नहीं दिखेगा अगर अनंत पर रखा जाए तो। ये रहा आपका फ्राउनहोफर का विवर्तन, दोनों में अंतर याद रखिएगा। अब आपके एग्जाम में बालक एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है कि बताइए प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है। प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर बताइए। तो हम लोग उसको लिखेंगे, दोनों को अलग अलग अंतर स्पष्ट करेंगे। हो गया बालक, चलिए हेडिंग दिया जाए। जिनका डायग्राम बन चुका है, आगे हेडिंग देंगे व्यतिकरण। जो डायग्राम बना चुके हैं आगे हेडिंग देंगे व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर, व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर, व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर। तो ध्यान देंगे, दोनों में अगर अंतर आपको बताना है तो आप पहले व्यतिकरण का अंतर लिख दीजिए, व्यतिकरण के बारे में बता दीजिए, और उसके बाद विवर्तन के बारे में। तो ध्यान देंगे, हम क्या करेंगे कि एक तरफ व्यतिकरण, ठीक है, और एक तरफ विवर्तन ले लेंगे। लेकिन आपके कॉपी में इतना स्पेस नहीं होता है कि आप पूरा पूरा पॉइंट इधर लिख पाइएगा। तो आप क्या करेंगे कि पहले व्यतिकरण का 4 पॉइंट लिख लीजिएगा, और जब व्यतिकरण हो जाएगा तो इसके नीचे विवर्तन का हम लोग 4 पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। आप बगल में नहीं लिखेंगे, आप ऊपर नीचे लिखिएगा, कारण कि आपके कॉपी में उतना स्पेस नहीं होता है। तो हेडिंग हो गया हम लोग का नाम कि व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर। तो सबसे पहले व्यतिकरण लिखकर डैश दे दीजिए,
इसमें 4 पॉइंट हम लोग लिखेंगे। व्यतिकरण लिखकर डैश दे दिए जाए, इसमें 4 पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं। और पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे, 1 नंबर पॉइंट में लिखा जाए व्यतिकरण में, 1 नंबर पॉइंट लिखा जाए व्यतिकरण में दो कला संबद्ध, व्यतिकरण में दो कला संबद्ध तरंगों के, व्यतिकरण में दो कला संबद्ध तरंगों के, व्यतिकरण में दो कला संबद्ध तरंगों के अध्यारोपण से, दो कला संबद्ध तरंगों के अध्यारोपण से, अध्यारोपण से व्यतिकरण का प्रभाव, अध्यारोपण से व्यतिकरण का प्रभाव, व्यतिकरण का प्रभाव उत्पन्न होता है, व्यतिकरण का प्रभाव उत्पन्न होता है। तो याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे, डायग्राम में भी हमने देखा था कि व्यतिकरण के लिए दो प्रकाश तरंगों का कला संबद्ध होना चाहिए। तो कला संबद्ध तरंग का मतलब क्या हो गया कि दोनों का उत्पत्ति एक ही स्रोत से होना चाहिए। याद है बालक? 2 नंबर पॉइंट में लिखेंगे व्यतिकरण, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई एक समान, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई एक समान होती है, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई एक समान होती है। आपको शायद डायग्राम याद होगा, हमने बताया था कि जितना ब्राइट उतना ही डार्क, सबका चौड़ाई क्या होगा? बराबर होगा। 3 नंबर पॉइंट में लिखेंगे, 3 नंबर पॉइंट में लिखा जाए व्यतिकरण क्षेत्र के, व्यतिकरण क्षेत्र के, व्यतिकरण क्षेत्र के दीप्त, व्यतिकरण क्षेत्र के दीप्त फ्रिंजों की, व्यतिकरण क्षेत्र के दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता, दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होती है, दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होती है, दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होती है। तो ये भी आपको बताया गया था कि जो ब्राइट है सबका ब्राइटनेस एक जैसा। अब ये नहीं किसी का ज्यादा ब्राइटनेस है, किसी का कम ब्राइटनेस है, ऐसा व्यतिकरण में नहीं होता है। विवर्तन में होता है लेकिन व्यतिकरण में नहीं होता है। व्यतिकरण में सबका ब्राइटनेस कैसा रहेगा? एक जैसा। 4 नंबर पॉइंट में, पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे व्यतिकरण में, व्यतिकरण में अदीप्त फ्रिंज, व्यतिकरण में अदीप्त फ्रिंज, व्यतिकरण में अदीप्त फ्रिंज पूर्णतः है, व्यतिकरण में अदीप्त फ्रिंज पूर्णतः अदीप्त होते हैं, व्यतिकरण में अदीप्त फ्रिंज पूर्णतः अदीप्त होते हैं, पूर्णतः अदीप्त होते हैं। मतलब सबका डार्कनेस कैसा होगा? एक जैसा। याद रखेंगे कि जो ब्राइट है तो सबके लिए ब्राइटनेस एक जैसा है, और डार्क है तो सबके लिए डार्कनेस एक जैसा है। लेकिन विवर्तन में ऐसा नहीं होता है। विवर्तन में क्या होगा कि जैसे जैसे दीप्त क्षेत्र से दूर जाएंगे जो डार्कनेस होता है बढ़ जाता है, और जैसे जैसे दीप्त क्षेत्र के नजदीक आइएगा ब्राइटनेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब विवर्तन में दीप्त और अदीप्त प्रकाश की तीव्रता एक समान नहीं होती है। तो चलिए, अब ये 4 पॉइंट हो गया हम लोग का। विवर्तन लिखकर डैश दीजिए, उसके नीचे भी 4 पॉइंट लिखेंगे। विवर्तन में 4 पॉइंट लिखना होगा, बोला जाए। लिखेंगे 1 नंबर पॉइंट में विवर्तन की घटना, 1 नंबर पॉइंट में लिखा जाए विवर्तन की घटना, विवर्तन की घटना द्वितीयक, विवर्तन की घटना
विवर्तन की घटना द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से विवर्तन की घटना द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से उत्पन्न होता है। द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से उत्पन्न होता है। हो गया बालक। 2 नंबर पॉइंट में लिखेंगे विवर्तन पट्टियां कभी भी समान चौड़ाई की नहीं हो सकती हैं। विवर्तन पट्टियां कभी भी समान चौड़ाई की नहीं हो सकती हैं। अब याद कीजिए व्यतिकरण में क्या था, सब एक समान था। इसमें क्या है, कोई ज्यादा चौड़ा है, कोई कम चौड़ा है, मतलब सबका चौड़ाई क्या होगा, एक दूसरे से अलग हो जाता है। 3 नंबर पॉइंट में लिखा जाए विवर्तन पट्टियों में दीप्त फ्रिंज की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। दीप्त फ्रिंज की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। तो बताइए कि अगर आपने बोला कि दीप्त फ्रिंज का तीव्रता सबके लिए अलग अलग है, एक दूसरे से भिन्न है, इसका मतलब कि किसी का ब्राइटनेस ज्यादा होगा, किसी का ब्राइटनेस कम होगा। लेकिन व्यतिकरण में क्या था, सबका ब्राइटनेस एक जैसा था बालक। तो अंतर समझ में आ रहा है, दोनों में अंतर क्या है, दिमाग में सेट रखिएगा बात को कि 4 पॉइंट लिखना है व्यतिकरण में, 4 विवर्तन में, और ऐसे ही पॉइंट को हम लोग चुनेंगे जो हमेशा हमको याद रहे। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट आपको बताया गया है कि सर पहले क्या था कि उसमें कला से होता है, 2 कला संबद्ध तरंग रहेगा। तो इसमें क्या देखे, अध्यारोपण द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से होगा। उसमें क्या देखे कि विवर्तन पट्टियों की चौड़ाई एक समान था। इसमें क्या देखे, विवर्तन पट्टियों की चौड़ाई असमान है। उसमें क्या व्यतिकरण में क्या देखे थे कि दीप्त सब दीप्त एक जैसा रहेगा, सारा अदीप्त एक जैसा रहता है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, किसी का तीव्रता ज्यादा है, किसी का तीव्रता कम। क्लियर है वाला, कितना पॉइंट हुआ, 4 नंबर में लिखेंगे विवर्तन में अदीप्त फ्रिंज पूर्णतः अदीप्त नहीं होते हैं। विवर्तन में अदीप्त फ्रिंज पूर्णतः अदीप्त नहीं होते हैं। अदीप्त फ्रिंज पूर्णतः अदीप्त नहीं होते हैं। पूर्णतः अदीप्त का मतलब होता है कि कंप्लीट ब्लैक, मतलब पूरा डार्क जो ब्लैक होता है वो नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे एग्जांपल के लिए कि 2 कमरा ले लीजिए जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और एक में लाइट जला दीजिए, दूसरा में लाइट मत जलाइए। तो बताइए क्या उसमें पूरा अंधेरा रहेगा, नहीं, प्रकाश का परिवर्तन होगा, वहां पर कुछ लाइट का मात्रा रहेगा। तो आप बोलिएगा कि पूरा डार्क है, नहीं, पूरा डार्क का मतलब कुछ वहां प्रकाश का कोई मात्रा ही नहीं, हमको कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर 2 कमरा एक दूसरे से सटा हुआ है, एक में हम बल्ब जला दिए, तो याद रखिएगा प्रकाश का कुछ मात्रा वहां पहुंचेगा। ठीक है, और वहां पर पूर्णतः अंधेरा नहीं रहेगा बालक। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कि सॉरी पूरा अदीप्त नहीं है। आप टॉर्च कहीं जलाइए अंधेरे में, तो आप देखिएगा कि बीच में तो सबसे ज्यादा प्रकाश रहता है, लेकिन जैसे जैसे किनारे बढ़िएगा प्रकाश का असमान वितरण हो जाता है, कहीं ज्यादा कहीं कम।
और काफी दूर जाइएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, अदीप्त हो जाता है। 4 पॉइंट हो गया। तो याद रखेंगे 4 पॉइंट व्यतिकरण में, 4 पॉइंट विवर्तन में। तो तरंग प्रकृति में 2 हम गुण पढ़ लिए, कौन कौन सा, तो प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन। अब एक टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है प्रकाश का ध्रुव। हेडिंग दिया जाए। प्रकाश का ध्रुवण पोलराइजेशन ऑफ लाइट। प्रकाश का ध्रुवण पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और याद रखेंगे यह जेड भी हो सकता है और एस भी हो सकता है, दोनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। प्रकाश का ध्रुवण पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो अब देखिए ये असामान्य रूप से आप देख सकते हैं छोटे छोटे टॉपिक दिख रहा है। अब अपवर्तन आपका चला है लगभग 1.5 से 2 महीना। ठीक है, एक छोटा ही टॉपिक था लेकिन काफी ज्यादा चला, क्योंकि हर कंडीशन में पढ़ना था। लेंस से अपवर्तन, प्रिज्म से अपवर्तन, गोलीय सतह से अपवर्तन, तरह तरह का सतह था हमारे पास। चलिए अब प्रकाश का ध्रुवण पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो सवाल ये है कि सर ध्रुवण क्या होता है। तो ध्रुवण से पहले हमें आपको प्रकाश का कुछ गुण बताएंगे, एक ध्रुवित प्रकाश, एक अध्रुवित प्रकाश। समझिएगा पहले। तो ध्यान देंगे, लाइट जब हम शुरू किए थे बालक, तो आपको बताया गया था कि प्रकाश जो है, प्रकाश जो होता है एक तरह का डिस्टरबेंस होता है माध्यम में, विक्षोभ होता है, और इसका कंपन बहुआयामी होता है। मतलब प्रकाश जो कण के रूप में संचरण करता है, इसका कंपन सभी दिशाओं में होता है बालक, शायद आपको याद होगा। और आप बोले थे कि सर ये अगर कण के रूप में लिया जाए तब तो फोटोन है, अगर तरंग के रूप में लेंगे तो अनुप्रस्थ तरंग है। याद है बालक। और इसका जो कंपन होता है एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर एक साथ होता है। जैसे अगर यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंग का डायग्राम हम लें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कण है ये आगे भी बढ़ रहा है, मतलब आगे भी गतिशील है, लेकिन कंपन करते हुए ऐसे जा रहा है। तो याद रखेंगे ये लंबवत गति हो गया और ये क्षैतिज गति, ये दोनों साथ साथ होता है। और एक दिशा में नहीं होता है, बहुत सारा दिशा में होता है। कोई दिक्कत बालक। तो याद रखेंगे कि ऐसा प्रकाश जिसका कंपन सभी दिशाओं में होता है, बहुआयामी होता है, इसको कहा जाता है अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, अध्रुवित प्रकाश का मतलब हो गया कि एक्स अक्ष पे भी कंपन करेगा, वाई अक्ष पे भी करेगा, जेड पे भी करेगा, हर दिशाओं में इसका कंपन होता है। तो याद रखेंगे सामान्य प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। अब सूर्य से जो हमारे पास प्रकाश आता है वो कैसा प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश। कारण क्या है कि उस प्रकाश का कंपन बहुआयामी है, मतलब बहुत सारे दिशा में होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं डायग्राम में हर दिशा में कंपन बनाया गया है। अब हम क्या किए कि इस डायग्राम के सामने, इस कण के सामने इस तरीके का एक बैरियर लगा दिए, समझिएगा। और सामने देख सकते हैं इस तरीके का हमने ग्रिल बना दिया। अब बताइए कि अगर प्रकाश तरंग इधर आ रहा है सभी दिशाओं में कंपन करते हुए, और इसके सामने कांच का, इसको कहा जाता है ध्रुवक। ठीक है, इसको ध्रुवक कहते हैं, इंग्लिश में पोलराइजर कहा जाता है, जो कांच का बना होता है। अब बताइए इसे कौन पार करेगा, तो आप कहिएगा कि सर वही पार करेगा जिसका कंपन लंबवत होता हो। लंबवत मतलब यहां पर जो प्रकाश आएगा कुछ इस तरीके से प्रकाश आएगा, ध्यान देंगे, वही प्रकाश आएगा जिसका कंपन लंबवत दिशा में। देखिए तो आप खिड़की लगा दीजिए इस तरीके का, ये एगो जाली लगा दीजिए, आप जाली लगा देंगे और इधर से प्रकाश जा रहा है, तो जाएगा तो कौन इसको पार करेगा, जो लंबवत कंपन करता है। समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं? नहीं, एक पेज निकालो तो कॉपी से पेज निकालो।
बात नहीं। चलिए ध्यान देंगे, अब ज्यादा उतना बेहतर तरीके से नहीं है लेकिन फिर काम चल जाएगा हम लोग का। आपके सामने प्रकाश ले लिए कि लंबवत दिशा में कंपन है, क्षैतिज दिशा में है, और ई प्रकाश जा रहा है, अभी ये अध्रुवित प्रकाश है, और सामने कांच का ध्रुवक लगा दिए, तो बताइए इसको कौन पार करेगा? तो जो लंबवत जा रहा है अब ई इधर पार कर गया और ये क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, इधर नहीं जा पाएगा। क्यों? ये ध्रुवक रोक चुका है। तो आप बोलेंगे सर जो लंबवत कंपन कर रहा था वो तो गतिशील हो गया, माध्यम को पार कर गया, लेकिन जिसका कंपन क्षैतिज था अब इसको पार करेगा नहीं। कैसे? जाली होता है, ग्रिल होता है। तो बताइए कि अगर प्रकाश किसी स्रोत से या किसी अवरोधक से गुजर रहा है, अवरोधक में आप जो लगाए हैं डिस्टरबेंस लगाए हैं, जो आपने अवरोधक खड़ा किया है, लंबवत किया है, तो प्रकाश को कौन पार करेगा? जो लंबवत कंपन कर रहा है। तो अब बताइए प्रकाश का तीव्रता पहले ही जैसा रहेगा कि कम हो जाएगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल कम हो जाएगा। कारण कि मान लिए इसके पास सभी दिशाओं में कंपन है तो इसका तीव्रता ज्यादा है, लेकिन जब यहाँ एक ही दिशा में कंपन होगा तो इसका तीव्रता पहले से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो याद रखेंगे ये जो प्रकाश था इसका नाम था अध्रुवित प्रकाश। ये जो है ये अध्रुवित प्रकाश। क्यों? क्योंकि इसका कंपन सभी दिशाओं में होता है, लेकिन जब किसी ध्रुवक से होकर गुजरेगा और इसका तीव्रता पहले से कम हो जाएगा तो इस प्रकाश को कहा जाएगा ध्रुवित प्रकाश। कोई दिक्कत समझने में? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? तो याद रखेंगे सब प्रकाश अपने आप में अध्रुवित होता है, लेकिन हम लोग किसी कांच से पास कराकर, किसी ध्रुवक से पास कराकर उसको क्या बनाते हैं? ध्रुवित करते हैं, और यही घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की जो क्रिया होती है इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का ध्रुवण कहा जाता है। कोई दिक्कत? अब एक और कंडीशन जनरेट कर दे रहे हैं। हम बोल दिए कि लीजिए अभी ऐसे लिए थे एग्जांपल में, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। अब प्रकाश जब पार करेगा तो बताइए लंबवत और क्षैतिज दोनों ले लिए, तो इसको कौन क्रॉस करेगा? तो आप कहिएगा सर इस क्षैतिज वाला चला जाएगा और लंबवत वाला क्या होगा? माध्यम रोक देगा, नहीं पार करेगा। तो अब यहाँ पर एक दिशा में केवल गमन हो रहा है। इसका आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कंपन सभी दिशाओं में है, लेकिन जब ये ध्रुवक से पार करेगा, इसको पार करेगा, तो इसका कंपन केवल एक दिशा में रह जाएगा। तो क्या तीव्रता पहले ही जितना है कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि जब कोई प्रकाश किसी ध्रुवक से होकर गुजरता है तो ध्रुवक से गुजरने के पश्चात इसका कंपन किसी एक दिशा में हो जाएगा, या तो लंबवत कंपन करेगा या तो क्षैतिज कंपन करेगा, और इस तरह के प्रकाश को कौन सा प्रकाश कहा जाता है? ध्रुवित प्रकाश। और प्रकाश के इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का ध्रुवण। कोई दिक्कत? परिभाषा लिखा जाए, लिखेंगे प्रकाश के ध्रुवण की घटना को, प्रकाश के ध्रुवण की घटना को, प्रकाश के ध्रुवण की घटना को अध्ययन करने के लिए, प्रकाश के ध्रुवण की घटना को अध्ययन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए निम्न पदों का अध्ययन करना, प्रकाश के ध्रुवण की घटना को अध्ययन करने के लिए निम्न पदों का अध्ययन करना, निम्न पदों का अध्ययन करना आवश्यक है, निम्न पदों का अध्ययन करना आवश्यक है जो निम्न है, जो निम्न है। अब देखिए ध्रुवण तभी समझ में आएगा जब आप अध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश और ध्रुवक के बारे में जानकारी रखे होंगे। तो अभी तो आपको सामने समझा दिए, तो अभी हमें लिखे हैं कि प्रकाश के ध्रुवण को समझने के लिए निम्न पदों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। तो सवाल ये कि कौन है पद सर? तो ई है पद। अध्रुवित प्रकाश पढ़ना है, ध्रुवक पढ़ना है और ध्रुवित प्रकाश पढ़ना है। तो एक नंबर में लिखेंगे हम लोग
एक नंबर में होगा अध्रुवित प्रकाश। एक नंबर में होगा अध्रुवित प्रकाश, अनपोलराइज्ड, अध्रुवित प्रकाश, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, अध्रुवित प्रकाश। अब ये बताए कि बल्ब से जो प्रकाश आ रहा है ध्रुवित है कि अध्रुवित है? अध्रुवित है। क्यों? डायरेक्ट स्रोत से निकला है, ठीक है। और याद रखेंगे कि मान लीजिए हम आपके सामने चश्मा लगा लिए, तो जो चश्मा को पार करके मेरे पास आएगा वो ध्रुवित हो जाएगा। आप देखे होंगे कि गर्मी के मौसम में हम लोग काला रंग का फोटोक्रोमिक कांच होता है, उस फोटोक्रोमिक कांच का चश्मा पहनते हैं। वो करता क्या है, तो सूर्य के प्रकाश में जो पराबैंगनी किरण होता है उसको रोक देता है। याद रखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में तीव्रता काफी ज्यादा होता है बालक, ये आपके आंख को भी डैमेज कर सकता है। तो जब हम लोग गर्मी के मौसम में ट्रेवल करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो काफी चकाचौंध रहता है, ठीक है। आप देखे होंगे आंख हमारा सिकुड़ जाता है, या कोई बाइक से ट्रेवल कर रहा है, जा रहा है, तो वो फोटोक्रोमिक कांच का चश्मा लगाता है। और उस फोटोक्रोमिक कांच में रहता क्या है, तो यही ध्रुवक रहता है बालक। ये क्या करेगा कि सूर्य का प्रकाश का जो कंपन सभी दिशाओं में है, ठीक है, उसको किस दिशा में कर देगा? एक दिशा में करेगा। तो बताइए कि अगर 100 प्रकाश का किरण आ रहा था, आई रोक दिया, 5 को आने दिया, तो अब 100 का तीव्रता और 5 का तीव्रता दोनों में काफी डिफरेंस होता है। तो अगर 100 आता तो आपके आंख के लेंस को डैमेज कर सकता था, ठीक है, उसको क्षति पहुंचा सकता था। लेकिन अब जो ध्रुवित प्रकाश है उसका तीव्रता कम हो गया है, तो आपके आंख के लेंस को डैमेज नहीं करेगा। क्लियर है बालक? तो याद रखेंगे कि जो हम चश्मा लगाए हैं उसमें ये ध्रुवक लगा रहता है, और ये बनाया जाता है खास तत्व से जिसका नाम है टूरमैलिन क्रिस्टल। टूरमैलिन क्रिस्टल से ही बनाया जाता है, जो कि पारदर्शी एक तरह का कांच होता है। चलिए थोड़ा सा लिखते हैं। एक नंबर में क्या था हम लोग का? अध्रुवित प्रकाश। लिखेंगे सामान्य प्रकाश को ही लिखा जाए, परिभाषित करेंगे इसको, सामान्य प्रकाश को ही अध्रुवित प्रकाश, सामान्य प्रकाश को ही अध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। सामान्य प्रकाश को ही अध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। सामान्य प्रकाश को ही अध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। अर्थात वैसा प्रकाश तरंग, अर्थात वैसा प्रकाश तरंग जिसमें, वैसा प्रकाश तरंग जिसमें, जिसमें माध्यम के कण, जिसमें माध्यम के कण, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा, माध्यम के कण तरंग संचरण दिशा के, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में, लंबवत तल में सभी दिशाओं में, लंबवत तल में सभी दिशाओं में समान रूप से, सभी दिशाओं में समान रूप से गमन करते हैं, सभी दिशाओं में समान रूप से गमन करते हैं, समान रूप से गमन करते हैं। अतः ऐसे प्रकाश तरंग को, अतः ऐसे प्रकाश तरंग को, अतः ऐसे प्रकाश तरंग को अध्रुवित प्रकाश, अतः ऐसे प्रकाश तरंग को अध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। ऐसे प्रकाश तरंग को अध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। हो गया बालक? अब डायग्राम बनाना होगा, तो अभी जो ये वाला डायग्राम बना है ना बालक,
यही हम लोग डायग्राम बनाएंगे। देखिए इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। तो याद रखेंगे यही जो डायग्राम है अध्रुवित प्रकाश का है। कारण क्या है कि इसका कंपन सभी दिशाओं में है, एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है, इस सभी दिशाओं में कंपन कर रहा है। डायग्राम बना लीजिए, सब मत बना लीजिएगा, यह अध्रुवित प्रकाश वाला बनाना है। चलिए हो गया बालक। 2 नंबर में ध्रुवित प्रकाश, 2 नंबर में होगा ध्रुवित प्रकाश। इसको कहा जाएगा पोलराइज्ड लाइट। ध्रुवित प्रकाश पोलराइज्ड लाइट हो गया बालक। लिखा जाए, परिभाषित करेंगे, वैसा प्रकाश तरंग जिसमें माध्यम के कंपन संचरण दिशा के लंबवत तल में अर्थात किसी एक निश्चित दिशा में होता है, अतः ऐसे प्रकाश तरंग को ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। क्लियर है बालक? तो याद रखेंगे ध्रुवित कब कहेंगे, तो ध्रुवित आप तब कहिएगा जब इसका कंपन किसी एक दिशा में हो। जैसे अगर ये कंपन कर रहा है तो केवल वाई में कर रहा है, याद रखेंगे। अगर आप इसका कंपन ले रहे हैं तो केवल वाई में ले रहे हैं, या तो यदि आप कंपन ले रहे हैं तो एक्स में ले रहे हैं। जैसे एक लाइन खींच दिए और इस पर बहुत सारा हमने डॉट दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये एक शख्स पे चल रहा है। देखिएगा बालक, ये केवल एक शख्स पे कंपन हो रहा है। कैसे? तो इस तरीके से, समझ में आ रहा है? इस तरीके से कंपन कर रहा है, और ये कंपन कौन दिख रहा है? वाई वाला। तो या तो वाई या तो एक्स, किसी एक दिशा में कंपन होगा, सभी दिशाओं में कंपन नहीं होता है। या करके एक और परिभाषा लिखिए। बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं बालक? बोला जाए, कौन कुछ पूछिए नहीं रहा। लिखा जाए, वैसा तरंग जिसके कणों का कंपन किसी एक तल में
किसी एक तल में होता है, कणों का कंपन किसी एक तल में होता है, किसी एक तल में होता है, अतः ऐसे प्रकाश तरंग को, ध्रुवित प्रकाश, अतः ऐसे प्रकाश तरंग को ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है, अतः ऐसे प्रकाश तरंग को ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है, ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। अब इसका डायग्राम बनाना हो तो डायग्राम है, इन दोनों को हम लोग ले सकते हैं, या तो आप x लेंगे या तो y। देखिए डायग्राम बना दे रहे हैं, तो यहां पर हम y वाला ले लिए, या तो आप y तल में ले लीजिए, डॉट से दिखा सकते हैं आप। ये कणों का कंपन किसमें हुआ है, लंबवत हुआ है, और या तो आप क्षैतिज में दिखा सकते हैं, डायग्राम बना लीजिए। और ये क्या है, ये सारा आपका ध्रुवित प्रकाश है, पोलराइज लाइट। ध्रुवित प्रकाश है बालक, बना लीजिए डायग्राम। अब इसके बाद हम लोग को ध्रुवक पढ़ना है, ध्रुवक। अभी आपको बताया था हमने कांच जिससे होकर प्रकाश गुजरा था, ठीक है, तो वो थर्ड पॉइंट में होगा और उसको अगले क्लास में हम लोग करेंगे। बस डायग्राम हो गया वाला, चलिए रोक दो तो वाला वीडियो हटा दे इसको।